Hello children, welcome your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 8th class Geography, chapter 3rd Name it Minerals and Power Resources. तो बच्चों हम इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने जाना था कीरी और सुखांत दो बच्चे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं मिनरल्स के बारे में, उनकी स्टोरी को जाना था। उसके बाद हमने जाना टाइप ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्शंस किया जाता है, ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। उसके बाद हमने जाना डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स, तो कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में ये मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूट्स है। तो इसी प्रकार से बच्चों आज हम अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसमें हम जानेंगे यूज ऑफ मिनरल्स। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. Minerals क्या होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, और कुछ हार्ड मिनरल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जेम्स पन्ना, और उसका यूज किस में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए विभिन्न टाइप से उनका यूज किया जाता है। कॉपर इज अनादर मेटल इज एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप, और कॉपर भी क्या है, एक अनादर मेटल है, और उसका यूज किस में किया जाता है, पाइप्स बनाने में और और कॉइन्स बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन भी एक अदर मेटल है, और कंप्यूटर बनाने में सिलिकॉन का क्या है, यूज़ किया जाता है। और वो हमें किससे ओबिडेंट होता है, क्वार्टरजाइट से। और एल्यूमिनियम्स ओबिडेंट फ्रॉम इट्स, और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर एयरप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। जो एल्यूमिनियम है वो हमें बॉक्साइट से प्राप्त होता है, और उससे बनने वाले जो हैं ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, एयरप्लेन्स में यूज होता है, बोटलिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में, और यहाँ तक कि जो हमारे किचन के जो कुकवेयर्स बर्तन्स हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं उनको किस प्रकार से कंजर्वेट किया जाए। तो यहाँ पर देखो एक पिक्चर्स दिखाई गई, उसमें लिखा है कि थिंक एंड एक्ट, सोचो इसको। देखो इसमें 3R के बारे में बताया है, R फॉर रीयूज, R फॉर रिड्यूस और R फॉर रिसाइकिल। तो हम अपने मिनरल्स को रीयूज करके और उनका कम से कम रिड्यूस यूज करके और उनको रिसाइकिल करके बचा सकते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशंस एंड कंजर्वेशन। और ये मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसके कारण उनको बनने में क्या है, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिनरल्स को कंजर्वेट करना चाहिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज much smaller than the rate at which the humans consume these minerals। और जो मानव है उनका क्या बहुत जल्दी से यूज कर रहा है, बहुत जल्दी उसका कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उनका जो निर्माण है वो तो क्या है, बहुत सालों में जाकर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आने वाले समय में क्या है, एक मिनरल्स को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको कंजर्वेट करना भी ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। और जो हम माइनिंग है, जो उन खानों का जो वेस्टेज किया जा रहा है उनको रिड्यूस करना होगा, और रिसाइकिल करके हम क्या है अपने मिनरल्स को कंजर्वेट कर पाएंगे। अब हम इसमें जानेंगे पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज में एक यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है। सनीज मदर बिंग्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन हर गीजर। सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग him up. She then
rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice from him in the blender. सनी की मदर क्या है, उसकी शुरुआत सुबह गीजर का स्टार्ट करने से होती है। उसके बाद उसका बेटा उठने से पहले वो उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको इस्त्री करती है, फिर किचन में चली जाती है और अपने बेटे के लिए एक ऑरेंज जूस का गिलास ब्लेंडर की सहायता से तैयार करती है। तो हमने देखा कि इन सब में किसका यूज हो रहा है, पावर या इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। और सनी की मदर कहती है बेटा आपने बात कर लिया हो तो आप अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए, और वो किचन में काम करते हुए ही उसको बुलाती है। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। और जब क्या है सनी अपने स्कूल जाता है तो वो लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ करना भूल जाता है। वैन मदर स्विच देम ऑफ सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज मे बी मोर कंफर्टेबल बट इट्स dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. तो लाइट और पंखों को बंद करते हुए सोचती है कि जो सिटीज़ की लाइफ है वो कितनी कंफर्टेबल है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो सिर्फ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये नहीं हो तो क्या है, एक बहुत बड़ा गैप खड़ा हो जाएगा। और क्या है, आने वाली जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो उसके कारण क्या है, लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ देखो एक बच्चों पिक्चर दिखाई हुई है, नेशनल पावर ऑफ ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। पावर और एनर्जी प्ले विटल्स रोल इन आवर लाइफ। पावर और एनर्जी का हमारी लाइफ के अंदर मोर इम्पोर्टेंट रोल होता है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो इन सब चीज़ों में हमने जाना कि किसकी नेसेसरी होती है, पावर और एनर्जी की। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज के बेस के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज किया गया टू पार्ट्स में, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. तो हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें क्या है, उनकी जो पावर है, एनर्जी है, उसका हम लंबे समय से क्या यूज करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से बताएं, फायरवुड ईंधन और फोसिल्स फूल जीवाश्म ईंधन। ये क्या है, दो मुख्य कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। फायरवुड को जानते हैं सबसे पहले, ईंधन क्या है, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर country. More than 50% of the energy used by villagers comes from firewood. तो फायरवुड का यूज हम हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए करते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर 50% जो एनर्जी होती है विलेजर्स के अंदर वो फायरवुड से मिलती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गोट converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of the conventional energy. तो हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो मृत बॉडीज होती हैं वो एनिमल्स की और प्लांट्स होते हैं,
वो क्या है, ज़मीन के अंदर जब दब जाते हैं और उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो उनके ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स फूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल्स फूल क्या है, फॉसिल्स फूल से मिलने वाले जो फ्यूल हैं वो है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस इनके मेन सोर्सेज हैं। तो हमें यहाँ पर बच्चों देखो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया है। उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल और हाइडल पावर। तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया है कि ऑयल के कौन से एडवांटेज हैं और कौन से, नेचुरल गैस और ऑयल के कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑयल के एडवांटेज देखते हैं। ऑयल क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स। ऑयल को क्या है, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ईजियर है, टैंकर्स में भर के उनको ले जाया जा सकता है। बेसिस ऑफ पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री, और इसके ऊपर जो केमिकल इंडस्ट्री इसके ऊपर बेस होती है। फिर नेचुरल गैस का एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ईजियर है पाइपलाइन के द्वारा। क्लियर देन ऑयल एंड कोल, ये ऑयल और कोल जो हमारा कोयला होता है इससे ज़्यादा क्लीन होती है। ये क्या है, इससे ज़्यादा धुआं, ये प्रदूषण मुक्त होती है। चीपर देन ऑयल, और ये तेलों से सस्ती होती है। अब इन दोनों के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है, डेपिलेशंस ऑफ ऑक्सीजन टू ड्यू टू ऑयल स्पेलिंग्स एंड गैस लीकेज। अगर कभी ऑयल क्या होता है, स्पेल हो जाता है, कहीं फैल जाता है, बिखर जाता है, या गैस लीकेज हो जाती है, उस टाइम क्या है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। पोल्यूशंस रिलीज्ड कोज्ड एसिड रेन, और जब इन तेल और नेचुरल गैस के लीक होने पर क्या है, बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। और वो किसका कारण बनता है, जब ये गैसें ऊपर आ जाती हैं तो उससे क्या है, एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशंस ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, और जल्दी से इन ईंधनों को बनाना इतना आसान नहीं है। फिर देखते हैं हम फायरवुड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो फायरवुड के एडवांटेज देखते हैं, इजी एक्सेस, तो इसकी पहुंच है वो बहुत ही आसान है फायरवुड तक पहुंचना। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो फायरवुड है, ईंधन है, वो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसके जो हानियां हैं वो देखते, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। भाई फायरवुड को हम कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूम होता है, समय भी बहुत बर्बाद होता है। ये पोल्यूटिंग, ये बहुत ही प्रदूषण फैलाते हैं। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जब हम फायरवुड जलाते हैं तो बहुत सी प्रकार की गैसें निकलती हैं। गैसें निकलने से क्या, ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, उससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। डिफोरेस्टेशन, और फायरवुड को हम जब जलाते हैं तो क्या है, वनों के अंदर धुंध कटाई होती है, उससे क्या है, वनों का ज़्यादा से ज़्यादा विनाश होता है। अब हम जानते हैं कोल के एडवांटेज जानते हैं। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। एफिशिएंट्स कंजर्वेशंस टू इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। और डिसएडवांटेज, पोल्यूटिंग सोर्स, और ये क्या है, प्रदूषण का कारण बनते हैं। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब आती है हमारी हाइडल पावर। इसके एडवांटेज देखते हैं, नॉन पोल्यूटिंग होती है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रमोट्स इरिगेशंस एंड फिशिंग, और ये क्या है, सिंचाई और मत्स्य पालन को प्रमोट करती है। ये चीप है, सस्ती है हाइडल पावर। और इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो हाइडल पावर को कंज्यूम करने के लिए, बनाने के लिए क्या है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उसको दूसरी जगह बसाना पड़ता है। फिर हमारा है
इन अंडेट्स लो लेइंग रीजन्स और एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इनका जो सेटअप लगाना भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दीज रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिट्स, तो हमें क्या है, मिनरल्स को रिजर्व करके रखना चाहिए, लिमिट मात्रा में होती है। द रेट एट विच इज द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंज्यूमिंग दैट इज फार greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhaust soon। तो हमने देखा कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, उस प्रकार से क्या है, बड़ी मात्रा में इन मिनरल्स का कंज्यूम हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस प्रकार से ये हमारे रिसोर्सेज हैं क्या, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक लेडी को दिखाया गया है कि वो फायरवुड को किस प्रकार से कैरी करके ले जा रही है। ये पिक्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। फिर हम देखते हैं कोल। दिस इज अ मोस्ट एविडेंटली फाउंड फोसिल्स फूल। ये क्या है, एक फोसिल्स फूल्स है और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कोल है उसका यूज़ क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, आयरन एंड स्टील में, और स्टीम इंजन्स में इसका यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कोल्ड थर्मल पावर, और जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है उसको थर्मल पावर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको थर्मल पावर की डेफिनेशन समझ आई होगी। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो व्हेन giants ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore too as buried sunshine। जो कोल है उसका क्या है, निर्माण मिलियंस ऑफ ईयर अगो क्या थे, जो जेंट फंस थे और जो दलदल थी उसके अंदर बरिड होने के बाद अर्थ के ऊपर इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो कोल है उसको किस नाम से जाना जाता है, बरिड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं वो हमने देखे कि चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। और द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया के जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं कोल के वो हैं रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो इन झारखंड। तो यहाँ बड़ी मात्रा में कोल पाया जाता है। यहाँ पर देखो ये दिखाया गया है कि जो थर्मल पावर स्टेशन कैसा दिखता है, तो इस टाइप का थर्मल पावर स्टेशन होता है। अब है पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट टेक्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये हमें देखो बच्चों इस पिक्चर में क्रूड ऑयल दिखाया गया है। इसके अंदर क्या, क्रूड ऑयल का मतलब है कि इसके अंदर पेट्रोल के अलावा और भी मिनरल इंक्लूड है। तो क्या है, हम अपनी कार को दौड़ते हुए देखते हैं, उसके अंदर भी किसका यूज होता है, पेट्रोल का। और जो हम अपनी साइकिल स्मूथली चलाने के लिए उसमें भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। और इस प्रकार से जो एक ब्लैक मोटा लिक्विड होता है उसको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ सोयर्स एंड कोस्टल एरियाज। और ये जो हमारा पेट्रोलियम्स है वो क्या है, जो रॉक्स की लेयर होती हैं उनमें पाया जाता है, और उनको ड्रिल्ड करके ज़मीन से खोद कर या ऑयल फील्ड से इनको निकाला जाता है। या तो ये ऑफ सोयर अपतटीय क्षेत्रों में या कोस्टल एरियाज में
पाए जाते हैं। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। और जब इन मिनरल्स को निकाला जाता है उसके बाद इस पेट्रोलियम को रिफाइनरीज में शुद्धि शोधन के लिए भेजा जाता है और इनमें से अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको अलग किया जाता है। फॉर एग्जांपल डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है, प्लास्टिक है और जो लुब्रिकेंट हैं उनको अलग किया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। तो ये सब क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है इन कंट्री के अंदर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, इनके अलावा जो प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोलियम को वो कंट्री हैं यूएसए है, रसिया है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम को उत्पादन करने वाले एरियाज, तो उनका नाम है डिगबोई इन असम में है, बॉम्बे हाई इन मुंबई में है एंड द डिटेल्स ऑफ कृष्णा डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और क्या है कि बच्चों ये एरियाज हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, हमारे मैप में भी पूछे जाते हैं ये, तो इन सब को हमें लर्न करना होगा अच्छे से। अब हम जानते हैं कि पेट्रोलियम वर्ड की वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुई। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, तो पेट्रोलियम वर्ड लेटिन वर्ड से निकला है। पेट्रा मीनिंग्स रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल, तो सो पेट्रोलियम मीन्स क्या हो गया, रॉक ऑयल। अब देखते हैं हम नेचुरल गैस। Natural gas is found with petroleum deposits and it released when crude oil it brought to the surface। नेचुरल गैस है वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है, और जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो जब क्रूड ऑयल निकालते हैं उसी समय ये नेचुरल गैस भी वहाँ से रिलीज होती है उस सरफेस से। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इसका यूज क्या है, डोमेस्टिक घरेलू यूज और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के जो मेन प्रोड्यूसर्स जो कंट्री हैं वो हमने जाने, रसिया था, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। इन इंडिया के अंदर जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा और सम एरियाज ऑफ सोयर्स इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओवन। तो वर्ल्ड के जो कुछ ही कंट्रीज होते हैं जहाँ नेचुरल गैस सफिशेंट है पाई जाती है, इसलिए हमें इसको रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये एरियाज, इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शंस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैज़ लीड टू देयर डेपिलेशंस एट एन अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक pollutions released from burning these fuels are also a cause for concern। और क्या है कि हम जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं इनका बहुत जल्दी कंजप्शन हो रहा है, बहुत जल्दी यूज कर रहे हैं और इनको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और इनके यूज में क्या है, टॉक्सिक पोल्यूशन होता है, बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन रिलीज होता है। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इज लाइक एंड अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंटली रन ड्राई। क्या है, जिस प्रकार से हम एक टैप को देखते हैं वो लगातार ड्रिपिंग करता रहता है तो कुछ समय बाद
ख़त्म हो जाता है, उसी प्रकार से हम आने वाले टाइम में फॉसिल्स फ्यूल्स का इसी प्रकार यूज करते रहे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैज़ लीड टू द टेपिंग ऑफ वेरियस नॉन conventional resources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम नॉन कंजर्वेशन सोर्सेज एनर्जी हमारे लिए फॉसिल फ्यूल्स इन सब के प्रति हमें जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं आगे हाइडल पावर। डू यू नो, सबसे पहले इसमें एक फैक्ट दिया गया, नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉर्वे ही ऐसा फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड का जिसमें सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जब रेन वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, तो उसको डैम्स में स्टोर किया जाता है और इसको बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। द falling water flow through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam। और इस डैम्स को क्या है, पाइप के जरिए टरबाइन से ऊपर से गिराया जाता है और ये डैम के बॉटम में गिरता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न्स द जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से जो ये ब्लेड्स होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो वाटर बच जाता है उसका यूज इरिगेशन में किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। और 1/4 वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर्स इन द वर्ल्ड आर क्या है, पैराग्वे और नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इंडिया के हाइडल पावर स्टेशंस हैं भाखड़ा नंगल, गांधी सागर और नागार्जुना और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो इनको इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। इनमें हाइडल पावर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पर हाइडल पावर की बच्चों ये पिक्चर्स दिखाई गई है कि किस प्रकार हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फिर हमने यहाँ तक तो हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जाना। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जानेंगे। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। और जैसे जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स की कमी होती जा रही है, इट इज estimated that in the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel with get exhaust। और जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और इन रिसोर्सेज का कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है तो क्या है, हमें इन फ्यूल्स को जल्दी ही हमारे फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर दे आर यूज आल्सो कोजीज एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। और क्या है कि जो हमारी बहुत से प्रकार की जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इनको हम बहुत जल्दी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सन और हीट
सन से हम हीट और लाइट को एवरीडे फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन अ सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप्ड करके जो हमारे सोलर सेल्स है इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट्स इन सोलर पैनल्स टू जनरेट्स पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। और क्या है, इन सोलर सेल्स को एक दूसरे से जोड़कर क्या है वो बहुत बड़ी मात्रा में पावर और हीटिंग लाइटिंग प्रोड्यूस की जाती है, उसके पर्पज से इनका यूज किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स आर लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद एबंडेंट सनशाइन। और जो क्या है हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनके अंदर बहुत बड़ी सोलर एनर्जी होती है, एक प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी पाई जाती है, तो वो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है उन एरियाज में। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन अ सोलर हीटर्स में यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। इसके अलावा बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इनका यूज किया जाता है। तो हमने देखा कि बच्चों जाना सोलर हीटर्स में सोलर एनर्जी का यूज होता है, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में। इसके अलावा लाइटनिंग में, कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनमें भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, सोलर पैनल्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। किस प्रकार से सोलर पैनल्स को लगाकर सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और इससे हमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, प्रोड्यूस होती है। अब हमें यहाँ पर जानेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो इसमें हम जानेंगे। इसमें है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल विंड एनर्जी। इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज है, विंड एनर्जी क्या है, नॉन पोल्यूटिंग होती है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। लो कास्ट प्रोडक्शंस ऑफ एनर्जी वन सेटअप। और इसकी जो एक बार सेटअप लगा दिया जाता है तो लो कास्ट प्रोडक्शंस इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ये सेफ़ और क्लीन होती है। इसके डिसएडवांटेज होते हैं, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में। विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप। और विंड मिल्स को लगाना बहुत ही कॉस्टली है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। और ये टीवी और रेडियो के रिसेप्शन को भी डिस्टर्ब करती है और ये बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल है। फिर देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एडवांटेज हैं, इन एग्जॉसेबल है, ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली है। नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। डिसएडवांटेज है, ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चीली है। डिफ्यूज सोर्सेज सो गेट्स वेस्ट। और फिर हम आते हैं अपनी टाइडल एनर्जी। इसके एडवांटेज हैं, नॉन पोल्यूटिंग है, ये इन एग्जॉसेबल है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। डिसएडवांटेज हैं इसके, डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। जो क्या है ये वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय करती है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। और इसका दोहन क्या है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसका यूज करना। फिर आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका एडवांटेज है, इमिट्स लार्ज, ये बड़ी मात्रा में मिलती है हमें, अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिर डिसएडवांटेज हैं इसके, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट से जनरेट होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर हमारी बायोगैस है, इसके एडवांटेज है, ये लो कॉस्ट में मिल जाती है हमें, इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है। मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट, और ये बायो वेस्ट से बनाई जाती है। डिसएडवांटेज है, कोजिज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और बायोगैस से क्या है ये ग्रीन हाउस का कारण बनती है। फिर है हमारा जियो थर्मल एनर्जी। एडवांटेज क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। तो जियो थर्मल एनर्जी क्या है,
हमेशा इको फ्रेंडली होती है, ये हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी होती है और क्लीन रखती है हमारे एनवायरनमेंट को। हमेशा क्या है, अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है, इनको ट्रांसपोर्ट से इस इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज़ में ले जाना भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अब आते हैं विंड एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है हमारा विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी का सोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड lifting water since times immemorial. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity. और क्या है, जो विंड मिल्स हैं वो क्या है, हमारे ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज पीसने और पानी को निकालने के लिए लंबे टाइम से यूज करने वाला एक साधन है। और मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स को क्या है, हाई स्पीड्स पर विंड को रोटेट करके विंड मिल्स से क्या है, जनरेटर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडली विंड्स ब्लो। तो हमने देखा कि जो विंड एनर्जी है वो क्या है, विंड फार्म्स हैं उनमें क्या है, क्लस्टर रूप से, क्लस्टर मीन्स ग्रुप में विंड मिल्स, और जो कोस्टल रीजन्स हैं, माउंटेन पासेज हैं, उसके पास में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। तो उनको लेकर हम क्या है, उनसे जब विंड ब्लो करती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड। जो विंड फार्म्स हैं वर्ल्ड के अंदर नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और बहुत बड़ी मात्रा में विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी गई है सोलर कुकर द्वारा। तो टेक एन ओल्ड कार ट्यूब, inflate it and keep it an wooden platform. Paint and aluminium vessel black from outside and add 1 cup rice and 2 cup of water to it. एक कार की ट्यूब लीजिए और उसको एक वुडन प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए और एक वेसल लीजिए, उसको ब्लैक कर दीजिए। उसके अंदर क्या है, 1 कप राइस डालिए, 2 कप वाटर डालिए। उसके बाद उस वेसल को क्लोज कर दीजिए एक लीड से और प्लेस द वेसल इन द इनर सर्किल ऑफ द ट्यूब। उसको ट्यूब के अंदर रखिए। नाउ प्लेस अ गिलास फ्रेम ओवर द ट्यूब एंड कीप द सेट आउट द सन। और उस ट्यूब को क्या है, गिलास से फ्रेम कर दीजिए और क्या है, उसमें जो सन की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी। आफ्टर द ग्लास फ्रेम इज प्लेस्ड एयर कैन नीदर कम इन नोर गो आउट बट द सन रेज कमिंग इनटू द क्लोज cavity unclosed by the tube get trapped and cannot escape। और क्या है, जो हमने उसके ऊपर जो गिलास लगाया था उससे क्या है, जो उसके ऊपर एनर्जी आ रही थी, सन की जो रेज आ रही थी, वो अब बाहर नहीं जाएंगी और उसके कारण द टेम्परेचर इंक्रीज होगा। स्लोली कुकिंग द राइस ओवर अ फ्यू आवर्स। और कुछ घंटों में राइस क्या होंगे, कुकिंग हो जाएंगे, पक जाएंगे। अब हमारा आता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ओबिडेंट फ्रॉम एनर्जी stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। जो न्यूक्लियर पावर होती है वो क्या है, नेचुरली रूप से हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम और थोरेनियम के जो परमाणुओं में क्या होती है,
संग्रहित होती है और इस प्रकार से जो हमारे क्या है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्ट्स होते हैं, उससे क्या होता है हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का एनर्जी का उत्सर्जन होता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर्स आर यूएसए एंड यूरोप। और हमने देखा कि जो हमारी न्यूक्लियर पावर है उसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो यूएसए है, यूरोप है। इंडिया के अंदर राजस्थान और झारखंड है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। तो बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो राजस्थान और झारखंड में पाए जाते हैं। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। और जो केरला है उसके अंदर थोरियम के बहुत बड़ी मात्रा में मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेट इन कलपकम इन तमिलनाडु। तो इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो क्या है तमिलनाडु में कलपकम है, और तारापुर महाराष्ट्र में तारापुर, और कोटा के अंदर राणा प्रताप सागर के नज़दीक राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में कागा। तो यहाँ पर ये केगा के अंदर ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वो पाए जाते हैं। और देखो बच्चों पिक्चर में हमें दिखाया गया है न्यूक्लियर पावर स्टेशन कलपकम। तो आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो एक कलपकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये हमारे इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ क्योंकि यह कहाँ पर सिचुएटेड है, अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा तब बताया कि यह तमिलनाडु के कलपकम में सिचुएटेड है। अब है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ओबिडेंट्स फ्रॉम द अर्थ इज कोल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी हमें अर्थ की हीट एनर्जी से प्राप्त होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. हीट एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है और जब टेम्परेचर क्या है जो अर्थ का इंटीरियर टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके कारण कभी कभी जो हीट एनर्जी क्या है हमारी सरफेस पर भी हमें जो हमारे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनमें भी मिलती है। और इस हीट एनर्जी के कारण क्या है पावर जनरेट होती है। देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी को दिखाया गया है इसके अंदर। और हम आगे आते हैं अपने जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग हीटिंग और बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग हॉट स्प्रिंग के अंदर क्या है बहुत लंबे टाइम से किया जा रहा है। इसका यूज़ क्या है कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में बहुत सालों से किया जा रहा है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में और फिलीपींस में, सेंट्रल अमेरिका में। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली इन लद्दाख। तो इंडिया के अंदर कहाँ पाई जाती है जियोथर्मल प्लांट्स? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा वैली। यहाँ पे देखो बच्चों पिक्चर दिखाई गई है। फर्स्ट में ए में दिखाया गया है जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण। मणिकरण कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। बी में दिखाया गया है कि कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी से किस प्रकार से फूड को कुक किया जा रहा है, ये जियोथर्मल एनर्जी है यहाँ पर।
देखो किस प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जा रही है। अब आता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में एक फैक्ट दिया है, डू यू नो द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। तो जो सबसे पहला जो टाइडल एनर्जी का स्टेशन कहाँ पर बना था, फ्रांस में। एनर्जी जनरेट्स फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। और टाइड से एनर्जी जनरेट की जाती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग्स डैम एट नैरो ओपनिंग of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have used tidal mills farms. तो हमने देखा कि जो टाइडल एनर्जी है वो हमें टाइडल से मिलती है। और टाइडल एनर्जी क्या है, बड़ी ही मुश्किल होती है। बिल्डिंग्स डैम्स एट नैरो सी के अंदर। और ड्यूरिंग हाई टाइडल एनर्जी क्या है, जो टरबाइंस होते हैं उसके द्वारा डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ और इंडिया के अंदर क्या है, बड़ी मात्रा में टाइडल मिल्स फार्म्स मिलते हैं। अब आता है बायोगैस। बायोगैस और ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स materials, animals dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। तो बायोगैस क्या है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट से हमें प्राप्त होती है। जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और हमारा किचन का जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको कंजर्व करके हम गैसीय फूल क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज कंपोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस and digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। तो हमने देखा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और क्या है, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बायोगैस प्राप्त होती है। और इसको प्राप्त करने के लिए किस किस का मिक्सचर होती है बायोगैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन का मिक्सचर होती है। बायोगैस इज अ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस हुज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस क्या है, बहुत अच्छा ईंधन है हमारे कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए। और बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर खाद भी हर साल इससे प्रोड्यूस होता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्सिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी क्या है, हर जगह पर एवरीवेयर है, हर जगह पाई जाती है, लेकिन इसका जो दोहन है, इसका यूज करना बड़ा ही मुश्किल है और ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है इसका दोहन करना। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी जनरेटेड, और एनर्जी को हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक्ट नाउ मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। और हमें अभी की अभी क्या है, अपनी एनर्जी को फ्यूचर में बचाने के लिए कार्य करने चाहिए। अभी देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है, बायोगैस प्लांट को दिखाया गया है किस प्रकार से। देखो बायोगैस से हमें मैन्योर मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है और फर्टिलाइजर्स के लिए भी ये उपयोगी है। तो आई होप बच्चों आपको
ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप मेरे चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स और कमेंट भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।